वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, पिछले क्लास में हमने रामानाथा की जो स्टोरी थी उसको पढ़ी थी और कुछ बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइजेस किए थे। पर ये जो कारवा है वो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक्सरसाइजेस और भी फन और मज़ेदार हैं, जस्ट लाइक दिस स्टोरी। तो चलो करते हैं साथ में मिलकर कुछ फन एक्सरसाइजेस रामानाथा चैप्टर वाले से। लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ लाइंस आपके सामने है, उसे आपको पढ़ना है और उसको समझकर आपको कुछ सवाल के जवाब देने हैं। Carefully, he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. तो इस पैसेज में क्या बताया गया है कि बहुत ही केयरफुली रामानाथा ने वो बॉटल को सेज मुनि के पास लेकर गए और सेज स्माइल किए और उन्हें मटर जो हमने वर्ड सीखा था, बहुत ही कम वॉइस में उसने कुछ कहा वाटर पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर वो जो बॉटल था उसके बाद उसने रामानाथा को दे दिया और बोला कि आप खुद ट्राई करिए। और फिर जब रामानाथा ने वाटर स्प्रिंकल किया तो वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ और उसके सरप्राइज में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पैसेज हमने पढ़ा भी था, उसी पैसेज को फिर से इस एक्सरसाइज में लाया गया है। अब इसी पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, और उस पैसेज के अनुसार ही हमें सवाल के जवाब देने हैं। तो देखते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। बच्चों, आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी ई में। ये इवेंट है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, और आपके पास ऑप्शंस भी है। तो अपने करेक्ट सीक्वेंस के अनुसार हमें सिचुएशन को देखकर बताना है कि कौन सा सिचुएशन पहले हुआ और कौन सा सिचुएशन उसके बाद हुआ, और उसमें आंसर को चूज करके हमें लिखना है। जैसे पहला है द सेज स्माइल्ड, दूसरा है रामानाथा गिव द बॉटल टू द सेज, तीसरा है रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, चौथा है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, और ई में है रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। तो पहले सेज स्माइल, पहले जो महिपति थे उसने स्माइल किया था, ये पहले हुआ था। दूसरा है रामानाथा ने बॉटल सेज को दे दिया था। तीसरा है रामानाथा ने वो ड्रॉप्स करके उस वाटर को कॉपर वेसल पे डाला। चौथा है उसने कुछ लो वॉइस में कुछ कहा। किसने कहा? यहाँ पे मुनि की बात हो रही है। और ई है रामानाथा वेटेड टू सी मैजिक हो रहा है कि नहीं। तो ये पांचों लाइन में सबसे पहले क्या हुआ? ऑब्वियसली बी ना, रामानाथा ने सबसे पहले बॉटल दिया, किसको दिया? सेज मुनि को दिया। और उसके बाद क्या हुआ? देखते कौन सा ऑप्शन बी सबसे पहले है। मुझे लग रहा है 2, क्योंकि बी पहले है ना, क्योंकि ए तो होगा नहीं। सबसे पहले आकर सेज ने स्माइल किया था, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन 3 होगा सी, रामानाथा ड्रॉप, पहले उसने वाटर बिना दिए हुए कैसे वो वाटर ड्रॉप करेगा। और ए, तो मुझे तो लग रहा है ऑप्शन 2 होगा, बी। रामानाथा ने पहले सेज को बॉटल दिया, उसको देखकर सेज ने स्माइल किया, जो ऑप्शन ए है, और उसके बाद बी, ए, और हाँ 2 वाला डी, उसके बाद उसने कुछ लो वॉइस में कहा, और उसके बाद सी वाला रामानाथा ने उस पर कुछ वेजल दिया, और उसके बाद ई क्या हुआ? रामानाथा ने देखा कि वो मैजिक जो वर्क कर नहीं रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? बी ए डी सी ई, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। यस, ऑप्शन 2, बी ए डी सी ई। मतलब स्टोरी के जो सीक्वेंस है, लाइंस है, उसको एक सीक्वेंस में आपको आंसर करना था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Fill in the blanks with the correct word from the lines given above. तो चलो, आपके पास एक लाइन दिया गया है, उसमें एक खाली जगह है, उसमें आपको वो जगह को भरना है। Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. एक वर्ड है जो मैंने पैसेज पढ़ा ना, उसी पैसेज से वो वर्ड लेना है और इस सेंटेंस में जो फिट हो रहा है उसमें डालना है वर्ड। सेंटेंस क्या है कि seeing the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. गार्डनर कौन? माली, जो गार्डन बगीचे का ख्याल रखता है। उसने देखा पौधे जो हैं वो ड्राइड अप, सूख गए हैं, तो उस पौधे को उसने क्या किया? वहां पर पानी डैश किया। डैश मतलब क्या किया? आपको याद होगा एक वर्ड हमने पढ़ा था, स्प्रिंकल।
स्प्रिंकल करना मतलब छिटकना, पानी को छिड़कना, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंकल्ड. दैट सीइंग दैट प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट. और ये वर्ड हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्रिंकल्ड. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. How might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? अब क्वेश्चन है कि रामानाथा को कैसा लगा था जब वो जो कॉपर वेजल है वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको कैसा फील हो रहा था, उसी फीलिंग को हमें इस आंसर में डिपिक्ट करना है. तो देखते हैं आंसर क्या होगा. Ramanatha might have felt disappointed and cheated when nothing happened to the copper vessel. बच्चों आपको याद होगा ना, वो एक लाइन था स्टोरी में कि जब रामानाथा लेकर गया, बहुत होप के साथ वो लेकर गया था वो पानी, वो ड्यू का बॉटल, और हमारे जो महीपति जी उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई लिक्विड होता नहीं है, और उसका जो मुंह था वो मुंह बन गया, तो उसने क्या कहा था? आई फील आई एम चीटेड. तो वो एक स्टेटमेंट, वो एक वर्ड था चीटेड. तो हम कह सकते हैं कि रामानाथा को चीटेड जैसा फील हुआ, डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ. डिसअपॉइंटमेंट मतलब जब हमें बहुत विश्वास होता है किसी चीज़ पर, लेकिन हम वो चीज़ हमारे साथ पूरा नहीं होता है, वो जो होप होता है वो होप पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है, तो हम बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं. तो रामानाथा को कैसा लगा? बड़ा ही डिसअपॉइंटेड फीलिंग हुई और बहुत ही ज़्यादा चीटिंग वाली फीलिंग है, इसलिए ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड चीटेड. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What did the sage ask Ramanatha to do to make the magic potion? अब जो सेज का मतलब क्या होता है? मुनि. मुनि जी ने रामानाथा को क्या बोला था मैजिक पोशन बनाने के लिए? कुछ बताया था ट्रिक. वो ट्रिक क्या था? उसी ट्रिक का हमें आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेज ने रामानाथा को क्या बताया था मैजिक पोशन बनाने के लिए, जो ट्रिक था वो क्या था, वो टिप क्या था? और आंसर है, the sage asked Ramanatha to plant banana plants and collect 5 liters of dew from the leaves over the winter month. सेज ने क्या कहा था रामानाथा को कि आपको ठंड के महीने में, विंटर सीजन में बनाना का प्लांट लगाना है, और वहाँ से जो ओस, जो ड्यू के ड्रॉप्स होते हैं उसके बॉटल को कम से कम 5 लीटर ऑफ वो ड्यू के ड्रॉप्स होने चाहिए, और वो जब जमा हो जाएगा तो उसके बाद वो जो बॉटल है उसको मैं मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर दूंगा. तो ये ट्रिक था, ये टिप था जो कि रामानाथा को सेज के द्वारा बताया गया था. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Why did the sage ask Ramanatha to do everything himself? अब क्वेश्चन में आता है ट्विस्ट. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सेज हैं, जो कि महीपति जी, उन्होंने क्यों कहा था कि रामानाथा को सारा काम खुद करना है, बाय हिमसेल्फ. ऐसा कहने के पीछे का रीजन क्या था, वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें वो आंसर देना है. तो देखते हैं आंसर क्या है. The sage wanted Ramanatha to work hard and realize that wealth comes from hard work, not magic. बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, राइट? और जो संपत्ति होती है ना, ज़रूरी नहीं कि ये धन हो, घर बार ज्वेलरी सब हम लोग वेल्थ में काउंट करते हैं. तो रामानाथा ने बात क्यों बोली थी सेज को, क्यों बोला था कि आप ये काम खुद करो? क्योंकि अगर वो काम वो खुद नहीं करता तो उसे बात की ये रियलाइजेशन नहीं होती कि जो मेहनत है, मेहनत से बड़ा कोई जादू दुनिया में है ही नहीं. एंड देयर इज़ नो मैजिक which is much better and the best than in entire world than your own hard work. बस इसी बात को बताने के लिए कि असल मैजिक तुम्हारे हार्ड वर्क में है, ना कि कोई जादुई पानी में. रियलाइज करने के लिए सेज ने क्या कहा था? आपको अपनी सारी ज़मीन की जो खुदाई है, प्लांटेशन है, वो खुद करनी है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. How could Ramanatha have a big banana plantation after 6 years? अब क्वेश्चन है, रामानाथा के पास अपना इतना बड़ा बनाना का प्लांटेशन, इतने बड़े ज़मीन में इतने अच्छे पौधे, रो वाइज प्लांटेशन 6 साल में कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं बच्चों? आप सोचो. देखते हैं आंसर क्या है. Ramanatha could have a big banana plantation after 6 years because he diligently planted and tended to many banana plant, increasing their
नंबर ओवर टाइम। यहाँ पे एक वर्ड आया है टेंडेड, इसको मैंने मीनिंग में भी डिस्कस किया था। टेंडेड मतलब होता है लुक्ड आफ्टर। और एक नया वर्ड है डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब होता है बच्चों दिन रात एक कर कर मेहनत करना। तो रामानाथा के पास इतना जो बड़ा प्लांटेशन लैंड था वो कैसे आया? क्योंकि उसने डिलीजेंटली दिन रात एक कर कर हार्ड वर्क करके, लुक आफ्टर करके, टेंड करके बनाना के प्लांट्स को ग्रो किया, अपना टेक केयर किया उस प्लांट्स का, और 6 साल के फासले में वो प्लांट काफ़ी अच्छा बड़ा एक प्लांटेशन बन गया। और उसी को तो मधुमती ने सेल कर कर मार्केट में गोल्ड के कॉइन्स लाए थे, राइट? तो ये था हमारा आंसर। चलो चलते हैं कुछ और फन एक्सरसाइजेस में। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? तो सेज ने यानी हमारे महीपति जी ने रामानाथा को ऐसे कैसे विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई भी जादुई पानी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है? इसके लिए क्या किया था उन्होंने? आपको ही पता होगा क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी है आंसर। तो ये आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। The sage made Ramanatha believe there is no magic potion by showing him that his hard work in planting and selling bananas had created wealth, not a magic potion. तो हमारे जो सेज हैं, जो हमारे महीपति जी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रामानाथा को ये बिलीव दिलाने के लिए एक पूरा स्टोरी प्लांट किया था, आपको याद होगा, मधुमती के साथ मिलकर। और फिर वो जो प्लांट उसने 6 साल ग्रो किया, उसका ड्यू कलेक्ट कर कर, उनका एक टिप था, एक तरीका था उन्हें ये बताने का रामानाथा को कि आप डिलीजेंटली दिन रात मेहनत करके अपना आप जो अपनी संपत्ति है, अपने वेल्थ को आप खुद क्रिएट कर सकते हो। और इसी को बताने के लिए उन्होंने ये पूरा एक प्लान रचा था। और उन्हें कैसे बिलीव दिलाया? जब रामानाथा को ये चीज़ पता चली डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कि नहीं, वो जो गोल्ड के कॉइन्स है जो बाद में स्टोरी के एंड में उसके हाथ में आता है कि नहीं, ये तो मेरे मेहनत की कमाई है, तो वो जो मेहनत है वो उसको ये रियलाइज़ कराता है कि कोई मैजिक पोशन की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेहनत है वही सबसे बड़ा मैजिक है। और इसी को बिलीव दिलाने के लिए सब किया गया था। अब आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही और फन एक्सरसाइज है। एक टेबल आपके सामने है जिसमें आपको बताना है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। वैसे रामानाथा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में है व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, मतलब सेज मुनि से मिलने के पहले क्या क्या उसने किया था। दूसरा व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, मतलब महीपति से मिलने के पहले और मिलने के बाद उसमें कितना चेंजेस हुआ था और उसने क्या क्या किया था। आपके पास 2 कॉलम है, 2 कॉलम में आपको खुद भरना है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो जो उसने किया था, उसके बिफोर को लिखिए और उसके बाद जो उसने आफ्टर किया उसको लिखना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि रामानाथा स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। महीपति से मिलने के पहले उसने क्या किया था? अपना सारा टाइम वो जादुई पानी को खोजने में निकाल देता था। अब मिलने के बाद उसने क्या किया था? He cleaned his field, he planted rows and rows of banana plant, क्योंकि उसे पता चल गया था ना कि मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि उसे महीपति जी ने एक टिप दिया था, राइट? तो उसी पर वर्क करने के लिए उसने आफ्टरवर्ड्स क्या किया? पहले उसने बहुत पैसे खर्च किए और उसके बाद उसने फील्ड्स को क्लीन किया और रो वाइज रो बनाना प्लांट्स लगाए। तो ये एक कॉलम हमने भरा। उसके बाद हमने दूसरा भी कुछ इसी टाइप का एक सिचुएशन लिया, जैसे कि इन विंटर ही कलेक्टेड 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू एंड टुक इट टू द सेज। ठीक है, तो एक तो उसने क्या किया, उसने पूरा 5 लीटर का जो ड्यू था उसको एक बॉटल में कलेक्ट किया और सेज के पास ले गया। और उसके बाद उसने क्या किया? Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel, waited but nothing happened. He learned there is no magic potion. Only hard work can change one's fate like magic. तो उसने क्या किया? पहले तो उसने 5 लीटर का बॉटल, ड्यू का बॉटल लिया और रामानाथा के पास ले गया। और उसके बाद उसने क्या किया? उस सेज के सामने उसको स्प्रिंकल किया और देखा क्या वो जो लिक्विड है वो सब्सटेंस को, कोई भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं। तो ये 2 कॉलम में आपको भरना था बिफोर, यानी पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके के और फन एक्सरसाइजेज हैं। चलो करते हैं और भी फन एक्सरसाइजेज। लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। बच्चों, हमने जब ये स्टोरी पढ़ा ना तो कुछ कुछ वर्ड्स आए हमारे पास, जैसे कि प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट और मार्केट। प्रॉमिस्ड मतलब होता है वादा करना, स्पेंडिंग मतलब होता है
खर्चा करना, चीटेड मतलब होता है कि जब कोई आपको चीट कर देता है तो आपको अजीब टाइप की जो फीलिंग आती है उसी को चीटेड कहा गया है। लक मतलब किस्मत, रिमेंबर मतलब याद रखना, ह्यूज मतलब बड़ा, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन मुश्किल, और मार्केट मतलब बाजार। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हमने कहाँ सीखा है? हमने पैसेज से लिया है, राइट? हमने स्टोरी से ये सारे वर्ड्स लिए हैं। और फिर क्या क्या कहा जा रहा है इस एक्सरसाइज में? दैट यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। आपके पास 8 वर्ड्स हैं जो कि स्टोरी से लिए गए हैं। इसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक्स होंगे, आपको फिलअप करना है। और 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं, उसको छोड़कर आपको जैसा लगता है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा उस वर्ड को आपको डालना है। तो देखते हैं इस पैसेज में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उस ब्लैंक्स में हम कौन सा वर्ड भर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक सेंटेंस को देखेंगे। तो पहला है, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। मतलब देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था जिसके पास एक डैश कोकोनट प्लांटेशन था। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास जो वर्ड था उसमें क्या था? उसमें एक वर्ड था ह्यूज। क्या ह्यूज आंसर हो सकता है? ह्यूज मतलब होता है बड़ा। तो क्या ह्यूज आंसर होगा? देखते हैं। हाँ, देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। एक किसान था जिसके पास एक बहुत ही बड़ा कोकोनट नारियल का एक खेत प्लांटेशन था। चलो चलते दूसरे सेंटेंस पर। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश। ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था और डिपेंड नहीं करता था डैश पे। किस पे? एक वर्ड था बच्चों, आपको याद होगा, लक। लक होगा आंसर। लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस। एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप। हर दिन ये था, डैश था, पर उसने कभी ट्राई करना, गिव अप मतलब ट्राई करना नहीं छोड़ा। मुझे लगता है इसका आंसर होगा डिफिकल्ट, क्योंकि एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, कठिन था लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। One day a man bought a bag of coconuts from him and dashed to pay him the money the next day. एक दिन एक आदमी एक बहुत बड़ा कोकोनट का बैग लेकर आता है और उसके पास ओनली मैन बॉट, ओ सॉरी, आता नहीं है, उसको खरीदने के लिए आता है और वो देता है एंड डैश टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे, और उसको वो डैश करता है। मुझे लगता है इसमें एक वर्ड था प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड होगा इसमें। हाँ, प्रॉमिस करता है उसको पे करने के लिए नेक्स्ट डे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेज पास, दिन निकलते हैं, एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और वो आदमी जो लेकर जाता है बैग ऑफ कोकोनट वो उसको कुछ भी नहीं देता है। द फार्मर फेल्ट डैश, फार्मर को कैसा लगता है? जैसा रामानाथा को लगा था, चीटेड, बिल्कुल वैसा लगा था। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। About 2 months later, 2 महीने बाद, he met the same man, वो एक उसी आदमी से फिर मिलता है, and asked him about his money, और वो अपने पैसे के बारे में उससे ask करता है, पूछता है। The man said, oh, I had forgotten, oh मैं तो भूल गया, now I dash buying coconuts from you, and he paid the money। तो उसमें ना उसको याद आता है I dash buying coconuts from you, मतलब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट लिया था। तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिमेंबर। तो आंसर क्या होगा? रिमेंबर। उसको रिमेंबर याद आता है कि उसने कोकोनट लिया था और वो उसको मनी वापस कर देता है। तो ऐसे सारे वर्ड्स को हमने एक सेंटेंस वाइज में हमने भरा। और ये जो वर्ड्स थे ये हमें कहाँ से मिले? स्टोरी से ही मिले थे। अब चलो चलते हैं एक और मज़ेदार एक्सरसाइज में। बच्चों, कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे आई मतलब मैं, और आई यानी आंखें, मतलब हमारे आईज, राइट? तो ये जो 2 वर्ड्स होते हैं, ये इसके जो साउंड्स होते हैं वो एक ही जैसे लगते हैं ना, आई। जैसे आई एम अ टीचर, राइट? और आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट। तो आई वर्ड का मतलब क्या होता है? मैं, राइट? आई मतलब मैं। और एक वर्ड होता है IEYEI, मतलब मेरी आंखें, यानी मेरी आंखें या आपकी आंखें। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, आई और आई एक जैसा है, साउंड एक है, पर मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो इसी टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसे हम
होमोफोन्स कहते हैं, जिसके जो स्पेलिंग्स होते हैं और जो मीनिंग होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उसका साउंड एक जैसा होता है। और दीज वर्ड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, होमोफोन्स। तो अभी जो एक्सरसाइज है ये हम लोग होमोफोन्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो होमोफोन्स क्या होते हैं बच्चों? होमोफोन्स वैसे शब्द, वैसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कि लगेगा कि जैसे आई है और आई है, एक आई मतलब होता है मैं और एक आई मतलब होता है आंख। दोनों का जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन सुनने में वो एक जैसा लगता है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें आसपास हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक एक्सरसाइज है बहुत मजेदार, वो हम देखेंगे। Read the words from the story in column A. Read the new words in column B. Complete the meaning of the words given in column B. Meaning of some words are given. तो आपके पास 3 कॉलम होगा, कॉलम A, कॉलम B और एक मीनिंग वाला कॉलम। तो कॉलम A के कुछ वर्ड्स होंगे, कॉलम B के कुछ वर्ड होंगे और दोनों एक दूसरे के होमोफोन होंगे, ठीक है। कॉलम B के कुछ वर्ड्स जो होंगे उसके जो मीनिंग है वो थर्ड वाले कॉलम में कुछ कुछ जगह दिए होंगे, कुछ कुछ जगह नहीं दिए होंगे। अब आपको क्या करना है, कॉलम बी वाले में जो जो कुछ वर्ड्स है उसके मीनिंग को आपको बताना है। ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बच्चों, क्योंकि ऐसे शब्द जो सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं पर जिसकी जो स्पेलिंग है और उसकी जो मीनिंग है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो चलो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। कॉलम ए में पहला वर्ड है आई और कॉलम बी में वर्ड है आई। तो हमें क्या करना है, कॉलम बी का जो वर्ड है आई उसका मीनिंग लिखना है। तो आई मतलब क्या होता है बच्चों, आंख। तो इसका आंसर क्या होगा, शरीर का वो ऑर्गन, वैसा अंग जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द ऑर्गन यू यूज्ड टू सी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, योर एंड यू आर। और इसका जो है, इसका आपका मीनिंग दिया हुआ है, क्योंकि कुछ के मीनिंग आपको दिए हुए हैं, कुछ के मीनिंग आपको खुद लिखने हैं। योर मतलब तुम्हारा, यू आर, राइट। यू आर मतलब क्या होता है, तुम भी। मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर जो होता है उसी को हम लोग यू आर कहते हैं, यू आर में। तो योर या यू आर, योर या यू आर सुनने में एक जैसा होता है, लेकिन इसके मीनिंग और जो कॉन्टेक्स्ट है, स्पेलिंग, वो टोटली डिफरेंट है। चलो चलते हैं तीसरे वाले वर्ड्स पे, ड्यू एंड ड्यू। ड्यू तो हमारा फेवरेट वर्ड है, क्योंकि हमारी पूरी जो स्टोरी है DEW पे ही निर्भर है। ड्यू मतलब होती है ओस और एक है ड्यू, DUE। ड्यू मतलब क्या होता है, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कुछ चीज जो फ्यूचर में रहने के पहले कुछ ड्यू हो जाता, जैसे होता है ना कि मेरा कुछ काम ड्यू रह गया था, मतलब ड्यू रह गया मतलब कुछ रह गया था, कुछ काम था जो रह गया था, ड्यू रह गया था। तो जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। और इस शब्द का मीनिंग आपको दिया गया है। तो आप देख रहे हो ना ये तीनों वर्ड्स, आई, योर, यू आर, ड्यू, ड्यू, इसके जो स्पेलिंग है और मीनिंग टोटली डिफरेंट है, बट सुनने में, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अब देखते हैं और न्यू शब्द कौन से हैं। सन और सन, एक सन मतलब होता है बेटा, सन सन में बेटा होता है, और एक सन होता है सूरज। तो हमें कॉलम बी में क्या, बी वाले का मीनिंग देना है सन। तो सन का मतलब क्या होता है, द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट। आपने पढ़ा होगा अपने साइंस सब्जेक्ट में कि सन भी एक स्टार होता है, सूरज भी एक तारा होता है, और उसी के अराउंड हमारा जो धरती है, अर्थ जो है, वो गोल गोल घूमता है। द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट्स। तो ये सन है और सन। अब देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है, वन और वोन। वन मतलब एक, वोन मतलब जीतना, ठीक है। ऐसे तो हम लोग विन कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना पास्ट मतलब जो बीत जाता है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो वोन जो है वो पास्ट टेंस है विन का, ठीक है। तो वन और वोन एक ही जैसा लगता है सुनने में, पर मीनिंग दोनों का बहुत ही डिफरेंट है, और स्पेलिंग भी, क्योंकि एक का ONE वन है और एक का WON वोन है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, एट और एट। एट जो वर्ड है वो पास्ट टेंस है ईट का, ईट मतलब होता है खाना, EAT ईट, और उसी का पास्ट टेंस है ATE एट। वो हो गया एट मतलब खा लिया। और कॉलम बी में वर्ड है उसका जो होमोफोन है वो है एट, EIGHT एट, 8, जिसे हम एक नंबर, जो काउंटिंग नंबर है 8 वो है। तो ये 8 का मीनिंग आपको लिखना है। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग, द नंबर आफ्टर 7, वो अंक जो 7 के बाद आता है, राइट। चलो अब चलते हैं न्यू वर्ड पे, सी और सी।
सी मतलब देखना और एक सी मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो इसका भी मीनिंग आपको लिखना है। इसका मीनिंग क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। सी यानी समुद्र जो कि है वैसा पानी जो थोड़ा नमकीन होता है, तो वैसा वाटर बॉडी होता है। तो हमने कौन कौन सा वर्ड सीखा? आई, ड्यू, ड्यू, योर, यू आर, सॉन, सन, वन, वोन, एट, सी। तो ये सारा वर्ड्स था जिसे हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज हमारे पास है। Choose 4 pairs of homophones from the table above and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmate. An example has been given below. इसमें आपको कोई भी 4 पेयर लेना है, 4 ठो होमोफोन्स का पेयर लेना है और उसको एक ही सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। और उसको आपको लिखना है और आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, टीचर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो और एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज होगी। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि आप इसको कैसे बनाओगे। जैसे कि इस सेंटेंस में आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने आज 8 केले खाए अपने ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो इसमें दोनों होमोफोन्स का जो पेयर है वो यूज हुआ है 8 और 8 एक ही सेंटेंस में। तो इसी तरह आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं और जो चार सेंटेंस होंगे उसमें आपको सेम, जैसे कि आप है तो आई यूज करो, ड्यू यूज करो, कोई भी 4 ठो आप होमोफोन्स का पेयर लो और उसको इसी तरीके के सेंटेंस में आपको लिखना है। ये काफ़ी बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है और हम देखते हैं क्या ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, और एक्चुअली हम लोग बना सकते हैं। देखते हो कौन से 4 सेंटेंस हैं। जैसे The sun is shining bright, but my son is still sleeping. सूरज अभी बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, ब्राइट, लेकिन जो मेरा बेटा है वो अब तक सोया हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है। The sun is shining bright, but my son is still sleeping. इसमें सन सूरज और सन बेटा दोनों को एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में यूज किया गया है। तो चलो चलते देखते हैं दूसरा होमोफोन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। She won the race and became the number 1. उसने रेस को जीता और नंबर 1 बन गई। won, W-N, won और O-N-E, won, दोनों को एक सेंटेंस में कितने ब्यूटीफुली से रिप्रेजेंट किया गया है ना बच्चों। काफी मजेदार एक्सरसाइजेज है। चलो चलते हैं तीसरे होमोफोन पे। C और C. See the difference between right and wrong along the sea shore. समुद्र के किनारे देखो कि सही क्या है और गलत क्या, अंतर देखो। तो सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अलोंग द सी शोर। तो इसमें सी और सी मतलब देखना और सी मतलब समुंदर, दो सेम होमोफोनिक वर्ड यूज हुए हैं बट मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट। अब चलो चलते हैं एक और वर्ड को देखते हैं साथ में। The farmer collected the dew early in the morning, which was due to the weather condition. मतलब फार्मर ने ड्यू कलेक्ट किया। ड्यू मतलब ओस को बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट किया, और वो क्यों कलेक्ट कर पाया? ड्यू टू द वेदर कंडीशन, क्योंकि मौसम वैसा था इसलिए उसने इस ड्यू को कलेक्ट कर पाई। तो ये काफ़ी फन एक्सरसाइज था ना बच्चों, जिसमें हमने होमोफोन्स को वर्ड्स को जिसके मीनिंग अलग हैं और साथ ही साथ उसके जो स्पेलिंग है वो भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। वाओ, आज कितना मज़ा आया एक्सरसाइज कर कर। मतलब हमने पैसेज से स्टार्ट किया था, ट्रू फॉल्स हमने पिछले बार किया था, और फिर हमने क्वेश्चंस बनाए, फिर हमने सीरियल ऑर्डर में स्टेटमेंट्स देखे, फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए और हमने होमोफोन्स के बारे में सीखा, और साथ ही साथ कुछ कुछ नए वर्ड जिसके मीनिंग और जिसकी स्पेलिंग तो भले ही डिफरेंट है, लेकिन जिसके जो सुनने में जो चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, उसके बारे में सीखा, और उस पर हम लोगों ने नए नए सेंटेंसेस भी बनाए। कितनी मज़ेदार लाइफ है ना, और कितनी मज़ेदार एक्सरसाइज है, बिल्कुल रामानाथा की स्टोरी के जैसी है ना। और ये सब हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये मैजिक हम लोग कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप लेकर सीख कर। तो और भी कुछ थोड़े से एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं आपके बुक के, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मज़ेदार ऐसे ऐसे वर्ड्स खोजो, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ो, फेबल्स पढ़ो, फोक टेल्स पढ़ो, और साथ साथ रामानाथा जैसे जो भी स्टोरीज़ हैं आसपास कलेक्ट करो, अपने आसपास सुनाओ और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि बच्चों रियल मैजिक तो आप हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।